हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पशु परिचय भर्ती 2024 में आपके जो विज्ञान का सिलेबस है ना, उसके बारे में हम अध्ययन शुरू करेंगे। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। और ये संपूर्ण नोट्स है वो हस्तलिखित क्लास नोट्स हैं और वो भी एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। और पदार्थ कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाती है या कहलाता है। जैसे देखो, ऑक्सीजन है जो हम श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं, भोजन है, पत्थर है, तारे हैं, बादल, पानी, रेत, पौधे एवं पशु, ये सभी है वो मतलब पदार्थों से निर्मित हुए हैं। यानी कि विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है वे पदार्थ है। इनका आकार, आकृति और बनावट भिन्न भिन्न होता है। यानी कि विश्व में कोई भी वस्तु है ना, वो पदार्थ से बनी है, लेकिन इनका आकार है, आकृति और बनावट है वो भिन्न भिन्न होती है। पंच तत्व यानी कि पदार्थ के 5 मूल तत्व होते हैं, जिसके अंतर्गत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश पंच तत्व के अंतर्गत सम्मिलित है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के संसार में जो भी वस्तु है ना, वो सभी इन्हीं से बनी हुई है। सभी वस्तुएं इन्हीं से बनी है, यानी कि नहीं इस पंच तत्वों से, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। और एक शुद्ध पदार्थ है ना, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। अब है पदार्थों के भौतिक गुण। वे गुण जिन्हें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति को बदले बिना या देखा जा सकता है। यानी कि कोई पदार्थ है, उसकी पदार्थ की प्रकृति को बदले बिना जो पदार्थ है ना, वो उसको वैसा ही देखा जा सकता है, वो कहलाता है इसके अंतर्गत भौतिक गुण। जिसमें भौतिक गुण के अंतर्गत देखो, रंग है, घनत्व है, मात्रा, द्रव्यमान, आकार, बनावट, ये सभी भौतिक गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। और कवतना किसे कहते हैं भाई? वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलता है। यानी कि कोई द्रव्य है जो मतलब जिस ताप पर उबलता है वह कहलाता है कवतना। और गलनांक अर्थ होता है मतलब गलना, यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव्य पिघलता है वो कहलाता है गलनांक। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पदार्थों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत पदार्थों को देख कर या छूकर निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी आंतरिक संरचना को प्रभावित किया जाना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा इस पदार्थ में कौन कौन से रासायनिक गुण है या किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है अन्य पदार्थों के साथ। यानी भौतिक गुण के अंतर्गत तो पदार्थ को केवल बाहरी रूप से देख कर ही पता लगाया जा सकता है, जिसका उसका रंग कैसा है, उसका भार कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, उसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। लेकिन रासायनिक गुण के अंतर्गत उसको आंतरिक संरचना को प्रभावित करना जरूरी है। जैसे भोजन में भोजन के अवयवों का होना, दहन, जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें यौगिक प्लस ऑक्सीजन आवश्यक है। यानी ऑक्सीजन इनके बिना कोई चीज़ जलना संभव नहीं है। ज्वलनशीलता, पानी या वायु की प्रतिक्रिया, यह है पदार्थ के रासायनिक गुण। अब पदार्थ के भौतिक गुणों के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप किस प्रकार से होता है, ठीक है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे देखो, जल में नमक घोलने पर नमक का कण जल के कणों में बीच रिक्त स्थानों के बीच सम्मिलित हो जाता है या समावित हो जाता है। यानी कि जल में नमक घोलते हैं तो नमक है जो कि नमक के कण है वो जल के कणों के बीच समावित हो जाते हैं। दूसरा है पदार्थ के कण छोटे होते हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। जैसे 100 मिलीलीटर पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर फिर उसमें से 100 ml वापस घोल निकाल कर 90 ml पानी डालने पर हम देखेंगे तो पानी कैसा नजर आएगा? रंगीन नजर आएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सूक्ष्म कण है वो पानी में रह जाते हैं। अतः पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, इसलिए हमें पानी वो रंगीन नजर आता है। अब पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ में तापमान या ताप बढ़ाने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा आ जाती है। यानी कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में तापमान बढ़ा देते हैं तो उसके कणों में गति ऊर्जा वो आ जाती है। यानी कि कण है वो गति ऊर्जा करने लग जाते हैं, जिससे कण है वो गति करने लग जाते हैं। ये पदार्थ के कण वायु के कणों के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। यानी कि वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि इसलिए हमें गर्मा गर्म चीज़ों की महक दूर तक आती है ठंडी चीज़ों की बजाय। यानी कि ठंडी चीज़ों की महक हमें नहीं आती है, लेकिन गर्म चीज़ है ना या गर्म कोई पदार्थ है उसकी महक हमें दूर तक आती है, क्योंकि उसके गर्म वस्तु के कण वो वायु के साथ मिल जाते हैं। विसरण, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना वो कहलाता है विसरण। गर्म करने पर विसरण दर तेज हो जाती है। और दूसरा है कि पदार्थ के कणों बीच एक बल कार्य करता है जो कणों को एक साथ बांधे रखता है। यानी कि एक साथ बांधे रखता है, और इस आकर्षण बल का
सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, इसलिए गोताखोर है वो पानी को नहीं काट पाता है, क्योंकि इसके मध्य एक बल कार्य करता है जो मतलब पदार्थ के कणों को काटने में असमर्थ महसूस कराता है। अब ये पदार्थ की अवस्था है, यानी कि पदार्थ की अवस्था होती है 5 प्रकार की: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था और होती है प्लाज्मा अवस्था। सर्वप्रथम ठोस अवस्था। ऐसा पदार्थ जिनका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है ठोस अवस्था कहलाती है, और इसमें संपीड़ितता भी क्या होती है, बिल्कुल नगण्य होती है, और स्पष्ट इसके अंतर्गत सीमाएं होती है। बल लगाने पर टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदल सकते, यानी कि ये भंगुर होते हैं, इसलिए ये दृढ़ भी होते हैं। ठोसों का घनत्व उच्च होता है, निश्चित आकार और आयतन भी होता है, संपीड़ित नगण्य होती है। कैसे कि बल लगाने पर कणों का नज़दीक आना, उसको हम कहते हैं संपीड़ितता, और ठोस पदार्थों में हम बल लगाएंगे तो उसके कण वो नज़दीक नहीं आते हैं, इसलिए उसमें संपीड़ितता बिल्कुल होती है नगण्य, और इसके अंतर्गत इस पर सीमाएं होती है और बहुत ही दृढ़ होते हैं ठोस पदार्थ। कणों के बीच वृक्षस्थान वो बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए ये संपीड़ितता नहीं होते हैं। और जैसे देखो पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी की छड़ है, ये सभी पदार्थ ठोस अवस्था है। रबड़ बैंड और चीनी या नमक ये क्रिस्टलों के आकार नहीं है, जिस बर्तन में उसी का आकार ले ले, यानी कि ये मतलब ठोस तो जरूर है लेकिन ये एक तरह के क्रिस्टलों के प्रकार हैं। नोट के अंतर्गत स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु होती है, इसे दबाने पर वायु बाहर निकल जाती है जिससे इसका संपीड़न हो जाता है, यानी कि ये इसके अंतर्गत एक अपवाद है। क्योंकि स्पंज है ना, ये तो ठोस होता है लेकिन इसमें वायु छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और यदि इसको हम दबाते हैं तो इसके अंदर वायु बाहर निकल जाती है और ये संपीड़ित हो जाता है। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में डाला जाए वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, और इसका आयतन भी निश्चित होता है, यानी आकार अनिश्चित और आयतन होता है निश्चित। दृढ़ नहीं होते हैं क्योंकि द्रवों में बहाव का गुण होता है, यानी कि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। ठोसों की बजाय द्रवों के कणों में रिक्त स्थान वो अधिक होता है, यानी ठोसों में रिक्त स्थान बिल्कुल ही कम होता है कणों के बीच, जबकि द्रव में ठोसों की बजाय थोड़ा सा अधिक होता है। द्रव में ठोस, द्रव्य, गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रवों में विसरण ठोसों की बजाय ज़्यादा होता है, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जैसे जल है, खाने पकाने का तेल है, दूध, जूस, शीतल इत्यादि, ये सभी है वो द्रव्य अवस्था के उदाहरण हैं। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। गैस के कणों में काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, आकार अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होता है। संपीड़ित इसके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि एलपीजी गैस जो रसोई घरों में काम आती है, और सीएनजी होता है वाहनों में काम आती है, ठीक है। और अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर की गैसों के अत्यधिक आयतन को संपीड़ित कर, यानी इसमें आयतन बहुत ज़्यादा होता है, उसको आयतन को मतलब संपीड़ित कर, यानी उसको छोटा कर कम आयतन वाले सिलेंडर में भर सकते हैं, क्योंकि इसमें संपीड़ितता पाई जाती है, इसलिए उसको हम संपीड़ित कर सकते हैं। गैसों की विसरण दर ठोसों व द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए रसोई में गर्म खाना की महक हम तक पहुंच जाती है, क्योंकि कण वो बहुत ही गति करते हैं, यानी तीव्र गति से गति करते हैं, और खाना के कण है वो वायु में मिल जाते हैं, इसलिए हमें वो गंध दूर दूर तक आती है। गैस के कण बर्तन की दीवार पर दाब लगाते हैं, यानी कि गैस के कण है वो बर्तन की दीवार है उस पर दाब लगाते हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, यानी कि इसमें कणों में ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, यानी कि इन दोनों में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है, यानी आपको पूछ लिया जाता है कि नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो वो नियॉन गैस, ठीक है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंतर्गत होती है हीलियम गैस। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस है वो आयनीकृत यानी और आवेशित हो जाती है। जब इनके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो ये आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ जो प्लाज्मा होता है ना, वो तैयार हो जाता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। पदार्थ की 5 अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5 अवस्था बारे में वर्णन किया था, लेकिन उन्होंने आगे
कुछ नहीं किया था, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने इस नई अवस्था की भविष्यवाणी की और उन्होंने इसका नाम दे दिया था BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया था। यानी सत्येंद्रनाथ बोस ने तो इनके गुणों की मतलब कुछ रचनाएं की थी, लेकिन इनका नामकरण कर दिया था इस अवस्था का अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख भाग जितनी कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है, यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था। अब देखो चौथा पॉइंट है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तापमान परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, गलना क्या है? गलना मतलब होता है कि भाई जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाता है, यानी कि गलना, वो कहलाता है गलनांक। ठोस के कणों का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठोस के कणों के बीच का गलनांक। किसी ठोस या बर्फ के गलने की प्रक्रिया में तापमान स्थिर या समान रहता है, क्योंकि ठोसों के मध्य पारंपरिक आकर्षण बल तो तोड़ने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का ठोसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए तापमान समान रहता है। अर्थात इसे गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। जैसे ये बीकर की सामग्री में छुपी रहती है, जैसे हमको बीकर में सामग्री को मतलब गर्म करते हैं तो ये गुप्त ऊष्मा है ना उस सामग्री के अंदर छुपी रहती है। यानी इसके अंतर्गत वो ठोसों के मध्य आकर्षण बल है ना उसको तोड़ने के लिए जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है ना, वे ऊर्जा वो ठोसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा का संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस है ना उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा आवश्यक होती है ना उसे हम कहते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन ताप पर। ठीक है, जल के कणों की ऊर्जा है वो बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, लेकिन तापमान समान रहता है। यानी कि इस ताप पर तो जल के कणों ऊर्जा और बर्फ के कणों ऊर्जा तो से अधिक होती है, लेकिन तापमान क्या रहता है? समान रहता है। क्वथनांक यानी कि वह ताप जिस पर द्रव्य उबलने लगता है वह कहलाता है क्वथनांक, और गलनांक यानी गलने लगता है। द्रव्य के कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प या गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, क्वथनांक के अंतर्गत जल का क्वथनांक 333 केल्विन तापमान होता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 333 केल्विन तापमान, यानी कि 100 डिग्री में 273 जोड़ने पर 373 केल्विन में हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। 373 केल्विन ताप पर भाप या वाष्प के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, यानी कि भाप की ऊर्जा अधिक होती है पानी के कणों की ऊर्जा से, क्योंकि भाप के कणों ने अतिरिक्त वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वो अवशोषित कर ली, यानी कि भाप के कणों ने अतिरिक्त रूप में गुप्त ऊष्मा वो अवशोषित कर ली है। केल्विन बराबर C + 273, यानी कि 273 में सेंटीग्रेड का मान जोड़ने पर केल्विन में मान प्राप्त हो जाता है, और यदि आपको सेंटीग्रेड में मान प्राप्त करना है तो केल्विन में 273 को घटाना पड़ता है। जैसे देखो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो केल्विन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ने पर आपको हो जाता है कि भाई केल्विन बराबर हो जाता है 373 केल्विन तापमान। ठीक है, और नोट में कि ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, जिससे अमोनियम क्लोराइड यानी ये इसका उदाहरण है। जैसे देखो भाई कोई वस्तु है वो ठोस अवस्था से है, ठोस अवस्था में रही है, और यदि उसको सीधा ही गैस अवस्था में बदल जाती है तो वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन, और इसका उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौशादार। वापस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में, यानी कि पहले बदलती है ठोस से सीधी गैस में, और यदि वे वापस गैस से सीधी ठोस अवस्था में बदलती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण। दूसरा बिंदु है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि दाब बढ़ाने व ताप घटाने से गैस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। यानी कि दाब बढ़ाने यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा दाब लगाने पर और उसका ताप यानी कि उसका तापमान कम करने पर गैस को द्रव अवस्था में लाया जा सकता है। ठोस को उच्च दाब पर इकट्ठा या संगठित किया जा सकता है, यानी कि कोई ठोस CO2 है उसको उच्च दाब पर इकट्ठा या संग्रहित किया जा सकता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान मापो 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में बदलने बिना ही
सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब यही कारण है कि भाई ठोस CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। यानी कि एक वायुमंडलीय दाब है ना, उस पर एटमॉस्फेयर तो ठोस CO2 को द्रव अवस्था में बदलने बिना ही, यानी कि द्रव अवस्था में तो बदलती ही नहीं है, वो सीधी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और इसी अवस्था को हम कहते हैं शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। यानी कि ये देखो डायग्राम, ये कोई जैसे ठोस है वो द्रव अवस्था में बदलती है, उसको हम कहते हैं सेगलन। द्रव अवस्था से वो गैस में बदलती है, वो कहलाती है वाष्पीकरण, यानी कि वो उसका भाप बन गया। ठीक है। और यदि वे वापस द्रव अवस्था में बदलती है तो वे कहलाती है सेगनन, यानी उसको वापस घनन यानी धीरे धीरे वो जमने लग जाती है। यानी कि गैस से तो वापस द्रव जाती है तो गैस से तो कण बड़ा ही होंगे इसके अंदर। ठीक है। और वापस वो द्रव अवस्था से ठोस बन जाती है तो इसका मतलब वो जम जाती है। और इसका अगर देखो भाई कि भाई ठोस है वो सीधे गैस में बदलती है, वो तो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। और जब भी वापस गैस अवस्था सीधे ठोस में परिवर्तित होती है वो कहलाता है निक्षेपण। अब जल की भौतिक अवस्था हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका उत्तर देखो कि भाई जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस हम डायग्राम के आधार पर समझेंगे भाई जल की भौतिक अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखो भाई ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ पर ठोस अवस्था है, बीच में द्रव अवस्था है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस अवस्था है। ठीक है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था गैस होगी। कैसे कि भाई 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है गैस, और इससे अधिक होने पर भी ये गैस अवस्था ही होगी। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गैस अवस्था होगी। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब हुआ कि भाई 0 से ये 100 के बीच के अंतर्गत है। इसका मतलब ये है कि भाई द्रव अवस्था है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है ठोस अवस्था। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था। कैसे? क्यों ये 0 से कम अवस्था है, क्योंकि ये माइनस में मान आ गया इसलिए 0 से छोटी अवस्था है। इसका मतलब ये ठोस अवस्था है। और नोट के अंतर्गत लिखा है कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की भौतिक अवस्था होती है द्रव्य अवस्था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की भौतिक अवस्था होती है द्रव्य अवस्था। बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। तो इस प्रकार हमने पदार्थ की अवस्था के बारे में अध्ययन किया। ये तो पार्ट 1 है, और अगले पार्ट के अंतर्गत पदार्थ के बारे में और भी पढ़ेंगे। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।